हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 109 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर से। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर मैंने उठाया है, इसके मैंने आंसर्स लिख दिए हैं। क्वेश्चंस के आंसर्स जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ना क्वेश्चंस, तो उनके मैंने आंसर्स लिखे हैं। दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है, आपकी बुक का नाम है। इस वाले क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा आपको। कर रखा है मैंने, आपको बस वीडियो देखनी है और मैं साथ साथ में एक्सप्लेन भी करूंगा ताकि एग्जाम में आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए, आसानी से समझ भी पाएँ कि क्या क्या आ रहा है और आंसर्स क्या अप्रोच क्या रखना है, कैसे आप आंसर्स लिख सकते हैं अच्छे तरीके से, सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, और ऐसी वीडियोस और देखनी है तो लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मैंने बहुत सारी वीडियो बना रखी है, बहुत सारे तो नहीं है पर जितनी भी होंगी आपको मिल जाएंगे अभी तक। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप करते हैं उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो ये मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आपको कितनी मेहनत करनी है कितनी नहीं करनी है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति को समझने में राजनीतिक संस्कृति दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। सांस्कृतिक दृष्टिकोण, तो आप जब कंपेरेटिव पॉलिटिक्स को देखते हैं, मतलब हम क्या करते हैं, आप ऑब्वियसली कंपेयर करते हैं ना, हम चीज़ों को, हर चीज़ को कंपेयर करते हैं। अभी आईफोन कैसा है, एंड्रॉइड के मुकाबले तो बहुत अच्छा है, ऐसे करते हैं ना हम लोग। तो ये एक ऐसे पॉलिटिक्स में भी तो होता होगा। तो वही बोल रहा है कि पॉलिटिक्स में हम किस प्रकार की जो हमारी सोच होती है उसको इस्तेमाल करते हैं उनको कंपेयर करने के लिए आपस में। कोई तो कुछ ना कुछ तो करते होंगे ना कि कंपेयर करते हैं कि भाई वो वाली पॉलिटिक्स पार्टी में इतना ये कमी है, उसमें ये अच्छाइयाँ है, उसमें ये बुराई है। तो ये करते हैं नॉर्मली। तो वही पूछ रहा है कि हम कैसे कैसे करते हैं। तो कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। शुरुआत कैसे करनी है, आपको इंट्रो लिखना है पहले। इंट्रो मैंने नहीं लिखा है, बहुत छोटे से लिखा है, पर आपको इसको एक्सप्लेन करना है बड़े बड़े शब्दों में। ठीक है, मतलब 4 5 6 लाइन में जितना हो सके आपसे उतना आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इसमें लिखा है कि इसमें राजनीति के प्रति समाज की जनसंख्या की गहराई से उनकी जो है मान्यताएं, मूल्य और जो दृष्टिकोण और जो भावनाएं होती हैं उनके बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। मतलब समाज में जैसे कि आप लोग और हम लोग हैं, हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं, हमारे क्या विचार है, ये सारी चीजें जो है हमारे दृष्टिकोण है किसके प्रति, पॉलिटिक्स के प्रति। ठीक है, मतलब नॉर्मली आप देखेंगे हमारी ज़्यादातर जो होता है, हमारी जिस फैमिली में जो हम रहते हैं उसमें जो लोग फॉलो करते हैं, जैसे कि हमारे पेरेंट्स होंगे जिस पार्टी को वो फॉलो करेंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि उसके बच्चे भी वही उन्हीं पार्टी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अभी अपना उनका मत इतना नहीं होता है, पर वो बाद में जब पेरेंट्स बनते हैं तो उनका भी एक अलग मत बन जाता है, वो बात अलग है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। पर कुछ कुछ फैमिलीज में जो जो बच्चे होते हैं वो अपने हिसाब से जो है किसी भी पार्टी को वोट डालते हैं। तो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता उनके पेरेंट्स क्या कह रहे हैं, उन्हें बस अपने हिसाब से चलना होता है कि भाई मुझे ये तो पार्टी ये वाली अच्छी लग रही है तो मैं इसी को वोट दूंगा या दूंगी। ठीक है, तो वही जो सोचना है ना आपका, उसी को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि हम किस किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, क्या दृष्टिकोण रहते हैं हमारे, और हम किस प्रकार से दो पार्टियों में कंपेयर कर पाते हैं। तो सबसे पहली जो दृष्टिकोण होगी वो हमारी होगी कि साझा दृष्टिकोण पर जोर, यानी कि साझा मतलब हमारी फैमिली में जो हम जिस फैमिली को हम सपोर्ट करते हैं, जिस पार्टी को हम सपोर्ट करते हैं, सॉरी, जिस पार्टी को, जिस राजनीतिक दल को हम सपोर्ट करते हैं, हम उसी को ही वोट देते हैं। फिर हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो अच्छी बुरी है, बस हम सपोर्ट कर रहे हैं उसको, तो बस हमें वही उसी को वोट देना है। बस बेशक वो खराब काम करे अच्छा काम करे, वो हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, हमें बस उसको सपोर्ट करना है और कुछ नहीं। दूसरी चीज़ मनोवैज्ञानिक आयाम होता है, यानी कि हम लोग ना क्या करते हैं, पार्टियों के बीच में हम देखते हैं कि किसकी सरकार ज़्यादा अच्छी होती है, किस पार्टी की कानून जो होते हैं वो ज़्यादा बेटर होते हैं, है ना? किसको हम किस सरकार में हम ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा देखते हैं। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी मतलब पता है ना आपको, जवाबदेहिता, मतलब सरकार छुपाती नहीं है कुछ भी। और किस पार्टी के नेता ज़्यादा अच्छे हैं, बोले-चाले दे नेता होते हैं और लोगों को झांसा देने में अच्छे होते हैं, तो वो लोग पसंद करते हैं कि भाई ये बहुत अच्छा नेता है, हमें आसानी से झांसा दे पाता है ये। ठीक है, तो ये लोगों का जो हम एक मनोवैज्ञानिक आयाम होता है कि वो इस तरीके से देख पाते हैं व्यवस्थाओं को। ठीक है, यानी कि कुछ लोग जो है वफ़ादार भी होते हैं अपनी पार्टी को लेके कि भाई मुझे इसी पार्टी को वोट देना है। जैसे कि हम सारे दृष्टिकोण में रखते हैं कि भाई सारा समाज एक तरफ है, भाई एक तरफ है तो हम भी उसी तरफ जाएँगे। बेशक वो समाज गड्ढे में गिर रहा है तो हम इस गड्ढे में गिरेंगे। तो इस तरीके की सोच होती है, उसको मनोवैज्ञानिक सोच कहते हैं। ठीक है, कि आपके दिमाग में वो रटा हुआ है तो आप उस हिसाब से चलते हैं। दूसरी चीज़, राजनीतिक व्यवहार और प्रणाली कार्य प्रणाली पर प्रभाव, बेसिकली लोगों का राजनीति में जो भाग लेना है उसको कह रहा है कि भाई लोग कितने प्रकार से पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं। कहने का मतलब वोट देना एक पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, आप किसी राजनीतिक दल के बारे में अच्छा बोल रहे हो, बुरा बोल रहे हो, तो वो भी पार्टिसिपेशन ही है। उसके अलावा आप लोगों को जागरूक कर रहे हो कि भाई इस पार्टी में ये प्रॉब्लम है। अभी देखो मैं आपको बताऊँगा एक चीज़, अगर आप पार्टियों के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हो ना इंडिया में, मतलब कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं, हॉट टॉपिक जिसको मैं कहता हूँ, पॉलिटिक्स, रिलीजन और कोटा, यानी कि रिजर्वेशन, ये 3-4 टॉपिक्स ऐसे हैं, इसके अलावा भी और हो सकते हैं। आप इन पे बात करोगे किसी से तो लोग भड़क जाते हैं, मतलब उनको सच्चाई सुनने में पसंद नहीं है।
तो आप इन टॉपिक्स पे बात ही नहीं कर सकते किसी से, तो ये मतलब एक बोलने वाली बात है, लिखने की आप बात है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर बोलना नहीं है किसी को, राइट? सो बच के रहना है लोगों से, यही है। तो आप कैसे बिहेव करते हो पॉलिटिक्स की भाई, मतलब जैसे कि लोगों का बिहेवियर क्या है आजकल, कट्टरवादी लोग हैं, आपको देखने को मिलता है कि भाई मैं कट्टर हूँ, मैं ये कट्टर हूँ, मैं वो कट्टर हूँ। तो वो सब लोग ना मतलब एक तरीके से वो उनकी समझ विकसित नहीं हो पाई है, वो बस एक पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें ये नहीं पता कि क्यों क्यों कर रहे हैं, क्या रीजंस है। तो व्यवहार उनका देख देख पाते हो आपके लोगों की सोच कैसी है। आजकल जो इंडिया में अगर बात करें तो सोच लोगों की बहुत बेकार हो चुकी है पॉलिटिक्स को लेके, ठीक है, पॉलिटिक्स को लेके, धर्म को लेके, और जो रिजर्वेशंस होती है उनको लेके, कोटे वगैरह को लेके, सामाजिकरण और मैं के द्वारा, मतलब आप अपने समाज में भी तो सीखते हो ना, लोगों से बात करते हो, अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपने सिस्टर ब्रदर से बात करते हो, अपने सोसाइटी में जो लोग होते हैं उनसे बातचीत करते हो कि अच्छा क्या चल रहा है, क्या लगता है आपको, कौन जीतेगा। तो ये भी एक तो तरीका है ना कि वो बताएगा आपको कि भाई मुझे ये वाली पार्टी लगता है कि पार्टी जीतेगी, आप पूछोगे क्यों, वो बताएगा कि इसलिए कि इस पार्टी ने ये काम किया, वो काम किया। तो आप शायद उसके खिलाफ भी बोल सकते हो या उसके पक्ष में बोल सकते हो कि आप सही तो कह रहे हो, ये बात तो सही है। तो ये हो सकता है, दो प्रकार के आप चीज़ों को समझ पाते हो, और बहुत सारे तरीके होते हैं, आप मीडिया के थ्रू भी चीज़ों को सीखते हो। ये भी तो सामाजिकरण है ना, आप सोशल मीडिया पढ़ते हो, आप देखते हो या न्यूज़ देखते होंगे आपको, तो वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ देखने को मिलता है। तो वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ सीखते हो, गलत ही सीखते हो ऑब्वियसली, मीडिया वगैरह तो आपको मतलब गुमराह करने वाली ही बात है, बाकी बाकी आपकी मर्ज़ी है। सेकंड चीज़ है महत्व, तो इसमें इसके इम्पोर्टेंस क्या होते हैं, आप अगर कंपेयर कर पाते हो और समझ पाते हो पॉलिटिक्स की, जो क्या होती है, पॉलिटिक्स में क्या होता है, कैसे होता है, पॉलिटिक्स कैसे काम करती है, कैसे हमें बुद्धू बनाती है, तो उसका महत्व क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि आप जागरूक हो पाते हो आप, ठीक है, मतलब सीधी सी बात कि आप जागरूक हो पाते हो, लोकतंत्र को आप बढ़ावा दे पाते हो, ठीक है, जो लोकतंत्र है वो सफल हो पाता है अगर आप कंपेयर करते हो दो पार्टियों के बीच में कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है, हमें किसको चुनाव में जिताना चाहिए, किसी को हराना चाहिए। तो ये हम जब डिसाइड करने लग जाएँगे ना, तो हम एक विकसित देश बनने में हमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम आज पिछड़े हुए क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि जो पार्टी हमारे पक्ष की बात कर रही है, वही पार्टी अच्छी है। जो पार्टी धर्म के बारे में बात कर रही है, वही पार्टी अच्छी है, ठीक है? मतलब नौकरी के बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, आपको पता ही है। हम लोग युवा हैं, तो थोड़ा बहुत सोचना हमें पड़ता चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं आजकल समय में। तो ये जो है एक अलग मुद्दा है, सबकी अलग-अलग सोच है, वो मैं क्या कहूँ किसी से, अभी भी मुझे पता है बहुत सारे लोग आगे कमेंट करेंगे कुछ ना कुछ। ख़ैर, दूसरी चीज़ विविधता और स्थिरता को समझना, यानी कि कौन से दल में स्थिरता ज़्यादा अच्छी रहती है, मतलब दल-बदल तो नहीं होते हैं। अब बहुत सारी पार्टीज़ आप देखते हो कि ऐसी होती है, वो छलाऊ होती है, मतलब एक दल में आई, उससे वो बात नहीं बनी तो वो किसी और में चली गई, किसी और की सरकार बन गई। तो ये जो है ना, ये दल जो होता है ना, जो अस्थिरता होती है पॉलिटिकल पार्टियों में और हमारी सरकार में, तो ये अस्थिरता एक आपको पता है ना, ये आंतरिक युद्ध को बढ़ावा देती है। ये जो हमारी एक तरीके से आतंकवाद को बढ़ावा दे सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टियों का अगर साथ में ना आए, अगर वो सही से काम ना करे, तो बहुत प्रॉब्लम पैदा हो सकती है सरकार में, या इकोनॉमिकली जो है, मतलब लोगों की आर्थिक व्यवस्था भी खराब हो सकती है इस वजह से। तो ये बहुत ज़रूरी है, और राजनीतिक परिवर्तन में अंतर्दृष्टि, यानी कि चेंजेस कैसे-कैसे होते हैं सरकार में, कि बदलाव बहुत ज़्यादा तो नहीं हो रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इसकी वजह से लोगों को। तो ये मैंने आपको बताया ना, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज़ होती है ना, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं जो भी कुछ करती हैं। वो भाषण देगी ना, आपको कोई लालच देगी तो अपने फ़ायदे के लिए देगी। उस भाषण से अगर मान के चलो कि जैसे कि कोई भी पार्टी है, अगर आपको कोई लालच दे रही है कि मैं आपको ये दूँगी, ये दूँगा, तो समझ जाओ वो पार्टी आपके काम के लिए नहीं है, वो आपका काम नहीं करेगी, वो बस आपको लालच देने के लिए है। उसका बस चुनाव जीतने का लक्ष्य है, उसके अलावा और कुछ नहीं करना उसको, ठीक है? मैं फ्रीबीज़ में विश्वास नहीं रखता, मुझे पसंद खुद भी नहीं है फ्रीबीज़ कोई बाँटे है ऐसी कोई पार्टी, क्योंकि वो फ्रीबीज़ हमारे पैसों की है, वो खुद से थोड़ा ना दे रहा है। तो फ्रीबीज़ की जगह वो अगर हमें स्ट्रक्चर दे अच्छा बना के, ठीक है, रोड अच्छे बनाए, गड्ढे ना हो रोडों में, हमारे लिए काम करने के लिए अच्छी व्यवस्था हो, पॉलिसीज़ अच्छी हो, नौकरियाँ हो, तो वो पार्टी मेरे लिए बेटर होंगी, ठीक है? अभी तक तो कोई पार्टी मुझे दिख नहीं रही है वैसे कि वो इन चीज़ों पे बात करे। ख़ैर, सेकंड चीज़ है, सेकंड क्वेश्चन है, तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास दृष्टिकोण के विकास की चर्चा कीजिए। तो आप मतलब आपका विकास कैसे होता है? मतलब जब आप मतलब जब ना अभी जो पीछे पढ़ा है ना, इसी से संबंधित है। जब आप तुलना करते हो तो ये तुलना के ऊपर है, ये तुलना के ऊपर ही है ये वाला भी क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि तुलनात्मक राजनीति में राजनीतिक विकास जो होती है, मतलब हमारी जो एक मेंटालिटी जो विकसित होती है, वो कैसे हो पाती है? हम कैसे कंपेयर करते हैं? आस-पास से को दो लोगों को देख के, अपनी फैमिली को देख के, अभी मैंने पीछे बताया आपको, वही यहाँ पे अब बताना है आपको कि शुरुआत कैसे हुई थी इस चीज़ की, ठीक है?
ये तो हम अपने आस-पास में देखते हैं कि भाई अपनी फैमिली से सीख लिया हमने पॉलिटिक्स के बारे में कि ये वाली पार्टी अच्छी है, क्यों अच्छी है? क्योंकि इसमें ये कमी है और बुरी क्यों है? क्योंकि इसमें ये वाली चीज़ें हैं, ये वाली अच्छाइयाँ हैं, तो वो सब चीज़ें हम अपने फैमिली से, अपने समाज से सीखते हैं। लेकिन ये शुरू कहाँ से हुआ होगा? शुरुआत तो हुई होगी ना पॉलिटिक्स की, लोकतंत्र की। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पश्चिमी देशों से हमने शुरू किया ये सब चीज़ें, ठीक है? पश्चिमी देश आपको पता है ना यूरोप से, तो जो लोकतंत्र है वो यूरोप से आया है भाई। सबसे पहले तो वहीं पे क्रांति हुई है, तो उसके बाद लोकतंत्र की शुरुआत वहाँ पे हुई है, यूरोप में, ठीक है? उसके बाद आपने देखा कि बहुत सारी करण हुआ, औद्योगिकरण, शहरीकरण, निजीकरण, तो इसकी वजह से भी जो है लोगों में एक जागरूकता पैदा हुई कि भाई लोकतंत्र भी कोई चीज़ होती है और हमें इसके प्रति सोचना चाहिए, हमें विचार प्रकट करनी चाहिए, हमें कुछ चेतना रखनी चाहिए अपने अंदर लोकतंत्र को लेके कि क्या-क्या इसमें होता है, कैसे स्टेज होते हैं इसके अंदर, बात करना, सवाल खड़े करना, ये सब चीज़ें, ठीक है? क्योंकि पहले पता है आपको राजा का शासन था तो उस समय तो आपको बोलने का अधिकार नहीं था। लेकिन लोकतंत्र ने आपको बोलने का अधिकार दिया, तो लोगों को लगा कि यार ये तो बहुत अच्छा एक व्यवस्था है जिसमें कि हम बोल सकते हैं, अपनी सरकार की बुराई भी कर सकते हैं, तो वहाँ से ये जो सिस्टम है शुरू हुआ, ठीक है? उसके बाद राष्ट्रवाद के लोगों में भावना पैदा हुई, उसकी वजह से भी जो है जैसे कि इंडिया में आप देखते हैं कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई तब जाके जो है हमारा देश आज़ाद हुआ, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिए हैं इसके लिए, तो वो जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ हमारे लोगों के अंदर, देश के लोगों में, तब जाके हम आज़ाद हुए, उससे पहले हम आज़ादी कहाँ पाए? हमें मिल पाए क्योंकि लोकतंत्र हमारे अंदर मतलब एक विश्वास नहीं था, एक-दूसरे के प्रति घृणा थी कि भाई ये हम इसके साथ क्यों देंगे? हम इसके साथ क्यों लड़ेंगे? पर बाद में जाके हमने लगा कि यार हमें सबके साथ लड़ना चाहिए तभी जाके हम इसको इन लोगों को हरा पाएँगे, अंग्रेज़ों को। तो फिर बाद में क्या हुआ, एक लोकतंत्र की स्थापना हुई, उसके बाद जाके तुरंत उसी के बाद, ठीक है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान लिखा। उसके बाद लोकतंत्रीकरण और स्थिरता यानी कि लोकतंत्र का मतलब आपको पता है डेमोक्रेसी आती है, उसके बाद थोड़ी स्थिरता आती है समाज में, आप काम कर पाते हैं, आपके अंदर बोलने की क्षमता पैदा होती है, आपको रोज़गार मिलता है, आपको पढ़ाई करने का मौका मिलता है। तो ये सारा आपको लोकतंत्र ही देता है, ठीक है? उसके अलावा स्वराज्य की जो सत्ता होती है, वो बढ़ जाती है, आपको राज्य भी काम करते हुए देखने को मिलते हैं कि राज्य अपने अलग लेवल पे काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने अलग लेवल पे काम करती है। संसाधनों का आवंटन हो पाता है प्रॉपर तरीके से, ऐसा नहीं होता किसी एक पर्टिकुलर वर्ग को सारा सामान मिल रहा है, सभी को मिलता है, ठीक है? और सुशासन की जो सोच आई है हमारे अंदर, इससे भी हमें जो है मतलब सुशासन मतलब हम अपने आप राज करेंगे अपने ऊपर, अपने लोगों से राज कराएँगे। ऐसा नहीं होगा कि कोई बाहर का आके हम पे राज करेगा, तो सुशासन जो है वो भी होता है, यानी कि खुद से हम आत्मनिर्भर बनेंगे। उसकी आलोचना होती है कुछ तरीकों से कि भई एक दलीय शासन की जो है आलोचना आप देखने को मिलती है आपको, मतलब हम ये दृष्टिकोण जब अंदर पैदा होता है लोकतंत्र को लेके, हम जब पॉलिटिक्स के बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारे अंदर एक आलोचना पैदा होती है, किस चीज़ को लेके? हमारे साथ ये हिंसा क्यों हो रही है, उत्पीड़न क्यों हो रहा है, ठीक है? हमारे साथ जो है बाहर के लोगों के देश के जो लोग आके हमारे साथ जो गलत काम करते हैं और हमारे साथ मतलब हमारे जो संसाधन है उसको लेके जा रहे हैं इनडायरेक्टली, तो वो भी एक तरीके से उसका विरोध करना, उनकी आलोचनाएँ करना कि ये क्यों कर रहे हो आप लोग, ठीक है? और जो हिंसा है या अस्थिरता है इसके प्रति हम आलोचना कर पाते हैं, इसके प्रति विरोध प्रदर्शन कर पाते हैं। परिधि जो देश है, परिधि मतलब जो पिछड़े हुए देश है, वो जो देश है, वो जो कुछ शोषण हो रहा है, उनकी हम आलोचना कर पाते हैं। तो मतलब जो उनकी शोषण कर रहा है, जैसे कि भारत का हुआ अंग्रेज़ों के द्वारा, तो हमने आलोचना की इनकी बाद में भी कि भई ये देखो कैसे लोग हैं। अपने विकसित होने के बाद भी ये लोग जो है बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये जो है ना तरीका है मतलब हम अपने दिमाग में जो विकसित कर पाते हैं, शुरुआत से कहाँ से हुआ हमने ये समझा। अभी हमने पीछे ये समझा था कि हम कहाँ से सीखते हैं ये सब चीज़ें, तो हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं। कुछ सिद्धांतों को पढ़ के सीख जाते हैं, कुछ हम हमारे अंदर कुछ पहले से ही बनावटी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर घुसा दी जाती है बचपन में ही, तो हम उन्हीं को ही जो है दोहराते रहते हैं, ठीक है? सोसाइटी हमें सिखाती है, हमें हमारा धर्म सिखाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में हमने कुछ ऐसी मिलता-जुलता है लेकिन कुछ अलग है कि भाई विकास कहाँ से हुआ? विकास मतलब शुरुआत कहाँ से हुई इसकी? तो हमने ये पढ़ा है इसके अंदर, ठीक है? शुरुआत मतलब पश्चिमीकरण, निजीकरण, औद्योगिकरण वैश्वीकरण, राष्ट्रवाद, लोकतंत्र, ये सब चीज़ें हमने जो है सीखी यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन, इसमें क्या है? राजनीतिक दलों की विशेषताओं और वर्ग कार्यों की व्याख्या कीजिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो विशेषताएँ हैं और इनके जो कार्य हैं, 2 क्वेश्चन है, बड़े ही आसान-आसान से हैं। एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, तो आसान से समझेंगे इसको भी हम। तो विशेषता पहले पढ़ लेते हैं कि भई पॉलिटिकल जो पार्टीज़ होती हैं, इनकी जो विशेषता होती है, फीचर्स होते हैं, वो क्या होता है? तो सबसे पहला होता है एक संगठन होता है, मतलब इसमें आपको एक नेता देखने को मिलता है और कुछ उसके अनुयायी होते हैं,
ठीक है? कुछ सदस्य होते हैं उसमें अनुयायी, मतलब जो उनको वोट डालते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं उस पार्टी को, तो वो उसके एक तरीके से अनुयायी माने जाते हैं, ठीक है? दूसरी चीज़ होती है साझा विचारधारा, यानी कि इन सभी की जो पार्टियों में, मतलब किसी एक पार्टी में, जैसे कि बीजेपी एक पार्टी है, तो उन बीजेपी के लोगों की सबकी एक विचारधारा होती है, ठीक है? एक प्रकार की विचारधारा होगी उन सभी की। दूसरी चीज़, लक्ष्य साझा होते हैं उनके, यानी कि हमें भाई सत्ता हासिल करनी, कैसे भी करके हमें चुनाव जीतना है। हमें चाहे वो कुछ भी लालच देना पड़ जाए लोगों को, बस हमें चुनाव जीतना है, हमें ये सत्ता हासिल करनी है कैसे भी करके। तो ये इनके लक्ष्य होते हैं। उसके अलावा चुनावी प्रतिस्पर्धा होती है। आपको पता है कि भाई एक्टिव पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब जो भी नेता वगैरह होते हैं वो बार-बार जाके रैलियाँ करेंगे, भाषण देंगे और प्रचार करते हैं अपनी पार्टी का कि भाई हमें वोट दो, हम आपको ये देंगे, वो देंगे। तो ये फ्रीबीज़ बाँटने का काम करते हैं। उसके अलावा जन समर्थन आपको देखने को मिलता है लोगों के, इनके पास होता है कुछ मात्रा में। समाज और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं ये, ठीक है? सरकार और समाज के बीच जब तक ये लोग जीतते नहीं है ना, तो सरकार और समाज के बीच में एक सेतु है, मतलब एक तरीके से एक पुल की तरह काम करते हैं, जो समाज और सरकार के बीच में बैठे होते हैं, जो कि लोगों की बात, यानी कि समाज की बात है, वो सरकार तक पहुंचाते हैं, मतलब एक तरीके से विपक्षी दल के रूप में। जैसे कि अभी कांग्रेस एक विपक्षी दल के रूप में आपको देखने को मिलता है, तो कांग्रेस क्या करती है, समाज की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है? इसके कार्य भी होते हैं, जैसे कि कार्य में आपका आता है कि भाई ये भर्ती भी करते हैं उम्मीदवारों की, उनका चयन करते हैं कि भाई कौन किसको क्या पद दिया जाए, ठीक है? दूसरी चीज़, प्रचार भी करते हैं, लामबंदी, मतलब लोगों को इकट्ठा करना, प्रचार करने के लिए। भाई जब रैली निकालनी होती है तो बहुत सारे लोग चाहिए होते हैं, उनके लिए लामबंदी करते हैं। दबाव समूह के रूप में कार्य करते हैं, मतलब एक विपक्षी पार्टी के रूप में, जैसे कि कांग्रेस अभी जीती हुई नहीं है, सरकार नहीं बनाई कांग्रेस ने, लेकिन विपक्षी दल के रूप में वो आई है, ठीक है? अभी जो उनके जो नेता हैं विपक्ष के, राहुल गांधी, तो वो क्या है, एक शैडो कैबिनेट के रूप में निकल के आए हैं, जिसकी बात जो है माननी पड़ती है दलों को, ठीक है? मतलब कि वो सभी विपक्षी दल के नेता हैं एक तरीके से, तो वो बहुत सेकंड पावरफुल है वो। प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका नंबर आता है, तो वो एक शैडो कैबिनेट के रूप में निकल के आते हैं। उसके अलावा राजनीतिक शिक्षा आपको देखने को मिलती है, ये आपको एजुकेट भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं, कुछ जागरूक अभियान भी चलाते हैं, आंदोलन भी करते हैं, सरकार का विरोध भी करते हैं, ठीक है? संघर्ष भी करते हैं, जागरूकता अभियान, सत्ता की विरोध भी करते हैं, सरकार का गठन भी करते हैं, जवाबदेहिता बढ़ाते हैं सरकार की, सवाल पूछते हैं सरकार से कि भाई ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, बताओ हमें। तो ये सब काम जो है राजनीतिक दल जो होते हैं वो करते हैं। अब राजनीतिक दल का मतलब आपको नहीं पता, राजनीतिक दल का मतलब होता है जो विपक्ष में होते हैं, ठीक है? उनका बहुत सारा काम होता है, वो जीत गए तो वो सरकार बनाएँगे, अदरवाइज़ वो हारने के बाद वो विपक्ष के रूप में काम करते हैं, ठीक है? विपक्षी दल के रूप में काम करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 5वां कि भाई लोकतंत्रीकरण के चरणों की चर्चा कीजिए। ये भी और आसान क्वेश्चन है। उसके क्या स्टेप्स होते हैं ये पूछ रहा है। सबसे पहला स्टेप होता है पे लोकतंत्रीकरण, मतलब होता है कि जब आप किसी देश को राजशाही से लोकतंत्र में कन्वर्ट करते हो। राजशाही मतलब राजा का शासन जहाँ पे होता है, यहाँ पे राजा की चलती है। लेकिन उसको कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए लोकतंत्र में कि आप उसको एक लोकतंत्र देश बोल सकें, डेमोक्रेटिक बोल सकें, जहाँ पे लोगों को बोलने की आज़ादी हो। सबसे पहला काम आप करेंगे कि वहाँ पे उदारीकरण पैदा करेंगे, यानी कि सब कुछ प्राइवेट करेंगे आप चीज़ों को। मोस्ट ऑफ द चीज़ आप प्राइवेट करेंगे, वैश्वीकरण को अपनाएँगे, औद्योगिकरण अपनाएँगे, प्राइवेट करेंगे और लोगों को बोलने की आज़ादी देंगे। प्रेस को जो है आज़ादी देंगे कि वो कुछ भी लिख पाए, ठीक है? सरकार के खिलाफ भी जा पाए। और दूसरी चीज़, लोकतंत्रीकरण को आप फैलाएँगे, यानी कि जो उसके मूल्य हैं, उसकी जो संवैधानिक सुधार है, पॉलिसी मेकिंग जो है उसको आप अच्छा करेंगे। पॉलिसीज़ में जो कमियाँ हैं उसको आप ठीक करेंगे। ये सारे काम आप लोकतंत्रीकरण में करेंगे। ये स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको, कि आप कैसे-कैसे करके लोकतंत्र को लेके आते हैं किसी देश में। और दूसरी चीज़ है लोकतंत्र की समीकरण, यानी कि लोकतंत्र का समाज में गहराई से जुड़े हुए जड़ें जमाए होना और स्थिर लोकतंत्र होना चाहिए, यानी कि जहाँ पे ऐसा ना हो कि भाई बार-बार सरकारें बदल रही हैं, कभी कोई बन रहा है, कभी कोई बन रहा है, तो एक अस्थिरता फैलती है इससे समाज में और विकास नहीं हो पाता है फिर, ठीक है? जिस मकसद से लोकतंत्र को लाया गया है, फिर वो मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। उसके अलावा लोकतंत्र का जो है गहराईकरण, यानी कि लोकतंत्र को हम किस तरीके से गहरा कर सकते हैं कि भाई न्यायालय को हम बढ़ावा दिया जाए, हमें न्यायालय को स्वतंत्र किया जाए, विकास किया जाए लोगों का, लोगों को समानता दी जाए, ठीक है? तब जाके हम जो है लोकतंत्र को गहरा कर पाएँगे, लोकतंत्र को डीप लेके जा पाएँगे, अच्छे से हम उसको फ़ॉलो कर पाएँगे, ठीक है? करा पाएँगे। उसके अलावा लोकतंत्र के कुछ स्तंभ होते हैं, जैसे कि लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आपको देखने को मिलेंगे, तब जाके आप लोकतंत्र देख पाएँगे।
अब स्वतंत्र लोकतंत्र की जो है ना, मतलब स्वतंत्रता के लिए कि भाई लोकतंत्र एक तरीके से देखिए क्या लोकतंत्र है, मतलब जैसे कि चाइना है, आप देखते हो चाइना को, तो वहाँ वो बोलता है कि मैं लोकतंत्र हूँ, लेकिन वो लोकतंत्र नहीं है, वो राजाशाही है अभी भी वहाँ पे, साम्यवाद है कि वो अपनी चलाता है, लेकिन वो दिखाता है ऐसा कि मैं लोकतंत्र हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली वहाँ के लोग तो बोल नहीं पाते ना उनके खिलाफ, तो वो लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे निष्पक्ष चुनाव नहीं होता है। चुनाव क्या होता है, उसी के खिलाफ होगा, मतलब उसी के लिए होगा, जो भी लोग दबाएंगे ना बटन को, तो वो उसी के लिए चुनाव होगा, वहाँ पे वही बंदा जीतेगा, बस इस इतनी सी बात होती है यहाँ पे, ठीक है। तो दिखावे का लोकतंत्र ना हो, विपक्ष में लोग बैठे हो और उनके लिए भी बराबर का हक हो, मतलब अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो मुझे ये अधिकार हो कि मैं किसी को भी अपने हिसाब से वोट दे के जिता सकूँ, ठीक है। उसके अलावा नागरिक लोकतंत्र और मानवाधिकार वहाँ पे होने चाहिए। लोग मतलब मानवाधिकार आपको पता है ना कि भाई लोगों के साथ गलत ना व्यवहार हुआ हो, लोगों को मारा पीटा ना जाए, तो ये मानव व्यवहार में आता है, ठीक है, मानवाधिकार में आता है। ये होने चाहिए, तब जाके आप लोकतंत्र कहलाओगे। उसके अलावा बहुदलीय प्रणाली होनी चाहिए, हम यानी कि एक से ज़्यादा दल हो वहाँ पे, जैसे कि भारत में है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दुनिया भर के छोटे-छोटे दल हैं हर स्तर पे। उत्तरदायित्व और पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि अकाउंटेबिलिटी बढ़नी चाहिए, सरकार को जवाबदेहिता होनी चाहिए। सरकार जवाब दे, ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत। मजबूत नागरिक समाज होना चाहिए, लोगों के अंदर एक विल पावर होनी चाहिए, लोगों के अंदर समाज में जागरूकता होनी चाहिए कि भाई किस पार्टी को जिताना है, किसको हराना है, तो लोगों को भी एक यहाँ पे रोल आता है चीज़ों के लिए। और स्वतंत्र और न्यायपालिका होनी चाहिए, यानी कि न्यायपालिका जो है इंडिपेंडेंट हो, अपने हिसाब से वो चुनाव, मतलब अपने हिसाब से वो निर्णय दे पाए, ठीक है, किसी सरकार पे, पार्टी पे वो निर्भर ना रह पाए। और अगला क्वेश्चन है संघवाद की विशेषताएं, ये भी आसान ही है। संघवाद, आपको पता है संघवाद का मतलब क्या होता है? संघवाद मतलब जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट साथ में काम करते हैं ना, उसको संघवाद बोलते हैं, ठीक है। इसमें 2 सरकारें होती है, इसमें कि किसी एक सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय नहीं होता है, ठीक है। तो हमारी जो व्यवस्था है वो संघवाद वाली है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, स्टेट गवर्नमेंट भी है। यहाँ पे आप कार्यपालिका भी देखते हो, न्यायपालिका भी देखते हो और विधानपालिका भी देखते हो, तो सभी अलग-अलग काम करते हैं अपना, ठीक है। इसलिए ये संघवाद आपको देखने को मिलता है, किसी एक की शक्ति पूरी नहीं है, सभी को बराबर शक्ति दी गई है, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत ज़्यादा पावर होंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा इंडिया में। इसमें 2 स्तरीय होते हैं, मैंने आपको बता दिया। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन होता है, ठीक है? मतलब प्रॉपर तरीके से भई तू ये काम करेगा, तू ये काम करेगा। लिख दिया मतलब संविधान में कि भई ये काम इसको करना है। उसके अलावा इसलिए इसमें क्या फ़ायदा होता है कि लोग झगड़ा नहीं होगा आपस में पार्टियों के बीच में। संविधान की सर्वोच्चता होती है यहाँ पे, संविधान सर्वोच्च होता है जैसे कि भारत में है। उसके अलावा लिखित संविधान होता है। स्वतंत्र न्यायपालिका आपको देखने को मिलती है, राज्य का प्रतिनिधित्व आपको देखने को मिलता है, कठोर संविधान होता है और वित्तीय स्वायत्तता आपको देखने को मिलती है। देखो कठोर से मतलब है कि ईज़िली वो आप संविधान को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए कठोर बोला जा रहा है। उसके अलावा वित्तीय स्वायत्तता होती है, यानी कि जैसे कि आप देखते हो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसा खुद कमाती है, कुछ उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ता है, ठीक है? मतलब कुछ परसेंट का। और हमारी पंचायत निकाय जो होती है, यानी कि जो पंचायत होती है, तो वो पैसा कहाँ से आता है उसको? तो उसको जो स्वायत्तता दी गई है कि भई आप अपने आस-पास के जो टोल टैक्स होते हैं, वो आप वसूल कर सकते हैं। छोटे-मोटे जो खर्चे हैं, उसको निकालने के लिए आप कर सकते हैं और कुछ हेल्प जो है सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट उसको पैसा देती है। किसको? जो हमारे निकाय होते हैं, स्थानीय निकाय जिसको बोलते हैं। ये पंचायत भी हो सकती है और नगर पालिकाएँ जो होती है, ठीक है? वो भी हो सकती हैं। तो ये कैसा लगा वीडियो? इतना ही है आज के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि पहले भी मैंने ये करा रखा है, तो उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे। तो जितनी जल्दी हो सके आप ज़रूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद ईज़िली देख लेंगे आप, बड़ा आसान समझाया था मैंने वो भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं वीडियो में, तो बाय बाय।